पशुओं एवं पादपों के शरीर का संगठन, पशु पोषण से संबंधित परिभाषाएं, एनिमल फीड स्टॉक, चारा एवं दाना, चारे का संरक्षण, चारा का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूट्रिशन का। सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा ये कहलाता है, जिसमें नमी 14% 12 से 14 होती है। और सबसे अच्छी फसल जई एवाइना सेटाइवा। साइलेज क्या होता है? साइलेज होता है एनारोबिक फर्मेंटेशन से हरे चारे का लंबे समय तक स्टोर करना। इसमें नमी 60 से 70%। ये मक्का जीएमएस से अच्छा बनता है। और हेलेज क्या होता है? हेलेज, इसमें दोनों के गुण होते हैं, हे और साइलेज के, जिसमें हे की तो फसल लेते हैं और साइलेज का एनारोबिक कंडीशन होती है। इसमें नमी 45 से 55% होती है हेलेज में। दूसरा क्वेश्चन है, हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित, हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित साइलेज बनाकर रख सकते हैं। हे एवं साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसल हे के लिए जई है और साइलेज के लिए मक्का है। हे में नमी 12 से 14% होती है और साइलेज में 60 से 70%। साइलेज में नमी 60 से 70। सबसे अच्छी दलहनी है, सबसे अच्छी दलहनी है जो इन से तैयार होती है। और ऐसे नॉर्मल पूछा जाए तो है जई की बनती है। और रिंजगा की है नवजात के लिए अच्छी है। सबसे अच्छी दलहनी है रिंजगा से बनती है और पोषक तत्वों की मात्रा के हिसाब से सबसे अच्छी है। और जई की है सबसे अच्छी है नॉर्मल दिया जाए तो। और वयस्क जानवरों के लिए सबसे अच्छी है जई की है, वयस्क के लिए जई की, और नवजात के लिए रिंजगा की है। और सबसे अच्छी दलहनी है नॉन लेग्यूम जई की। हे के बारे में सत्य कथन नहीं है। हे बनाने में विटामिन ए की मात्रा 90% तक बढ़ जाती है, सही है ये तो। और हे में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है। और सबसे अच्छी है बरसीम, ये गलत है। सबसे अच्छी है तो जई की बनती है और लेग्यूम में रिंजगे की बनती है। है बनाने के लिए अच्छा पौधा, है बनाने के लिए अच्छा पौधा है पतला तना पत्तेदार, और पत्तियां ज्यादा होनी चाहिए, पतला तना होना चाहिए है बनाने के लिए। और साइलेज बनाने के लिए मोटा कार्बोहाइड्रेट युक्त होना चाहिए, रसीला। और साइलेज बनाने के लिए पौधे का तना मोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलेज में नमी की मात्रा 45 से 55% होती है, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, हे के साइलेज के। जिसमें हे की तो फसल लेते हैं, जो जई जई की सबसे अच्छी हे बनती है। और एनारोबिक कंडीशन में हेले तैयार होता है 45 से 55% नमी। वेरी गुड साइलेज का पीएच, वेरी गुड साइलेज का पीएच 3.5 से 4.2 होता है। और गुड साइलेज का पीएच 4.2 से 4.5 होता है। वेरी गुड साइलेज में अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कुल नाइट्रोजन की 10% से कम होनी चाहिए। वेरी गुड साइलेज में अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कुल नाइट्रोजन की 10% से कम होनी चाहिए। और साइलेज बनाने की AIV विधि में H2SO4 व HCl काम में लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल व HCl। साइलेज बनाने की AIV विधि में साइलेज का पीएच 4 से कम होता है। जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों का अवायवीय किण्वन करने से तैयार होता है वेस्टलेज। साइलेज में कितने प्रतिशत सीरा मोलासेज मिलाया जाता है? साइलेज में मोलासेज 3 से 3.5% मिलाया जाता है। और साइलेज में यूरिया और नमक, साइलेज में यूरिया मिलाते हैं 1% और साइलेज में नमक मिलाते हैं 0.5%। नमक 1%, साइलेज में नहीं सॉरी, यूरिया 1% साइलेज में और नमक 0.5%। और फिलिंग इंडेक्स किसकी जांच के लिए? साइलेज की जांच के लिए। सोइलेज नहीं होगा, साइलेज होगा इसमें फिलिंग इंडेक्स। साइलेज बनाते समय घास लेग्यूम, घास का साइलेज बनाते समय घास और लेग्यूम फसल का अनुपात, घासों का 3 और लेग्यूम फसल का 1:3:1 होना चाहिए। सत्य कथन, साइलेज की पोषकता हे से ज्यादा होती है, ठीक है। हे निर्माण के दौरान हानि ज्यादा होती है, ये भी सही है। सबसे अच्छी हे जई से बनाई जाती है, ये भी सही है। अच्छे साइलेज का रंग पीला भूरा हरा होता है, अच्छे साइलेज का रंग पीला और भूरा हरा। अच्छी गुणवत्ता का साइलेज किस किण्वन से बनता है? लैक्टिक अम्ल से। अच्छी गुणवत्ता का साइलेज में लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है। यदि चारे में
प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो तो साइलेज बनाते समय कौन सा किण्वन होता है? चारे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा तो साइलेज बनाते समय कौन सा किण्वन ग्लूटायरिक अम्ल होगा? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो। कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा है तो लैक्टिक अम्ल किण्वन होगा। भोजन में नमी की मात्रा, भोजन में नमी की मात्रा 14% से ज़्यादा होने पर उसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं कर सकते। 14% से कम नमी होनी चाहिए भोजन में। पशु पोषण के पितामह एंटनी लेवोसियर। चारे में क्रूड फाइबर व टीडीएन, चारे में क्रूड फाइबर और टीडीएन, चारे में क्रूड फाइबर 18 से ज़्यादा और टीडीएन 60 से कम होता है। दाने में क्रूड फाइबर व टीडीएन, दाने में क्रूड फाइबर 18 से कम और टीडीएन 60% से ज़्यादा। पशु को कुल भोजन का कितना हिस्सा दाना खिलाते हैं? 1/3 दाना खिलाते हैं। जानवर के शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होती है? नॉर्मल पूछा जाए 65% और फैट रईस शरीर में 75। जानवर के शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत? 65% पानी की मात्रा। सीरा किसकी श्रेणी में आता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने की श्रेणी में आता है सीरा। सरसों की खल या बिनोला प्रोटीन युक्त दाना है। ऊर्जा युक्त में तो कार्बोहाइड्रेट आएंगे। हे एवं भूसा सूखे चारे की श्रेणी में, हरे चारे में नहीं आएंगे। साइलेज की श्रेणी में आता है। सूखा चारा नहीं होगा, गीला चारा में होगा साइलेज। और ऊर्जा युक्त दाना भी नहीं होगा साइलेज, ओनली गीला चारा ही होगा। चारे का मुख्य कार्य पेट भरना होता है, ऊर्जा देना नहीं होता, पोषक तत्वों की पूर्ति भी नहीं करता है। दाने के बारे में सत्य कथन। दाने में टीडीएन ऊर्जा 60% से ज़्यादा होती है, ये ठीक है। टीडीएन टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट 60% ज़्यादा होते हैं। दाने की पाचकता अच्छी होती है, ये भी सही है। दाने का घनत्व अधिक होता है, पाचकता भी अच्छी होती है, घनत्व भी अधिक होता है और ऊर्जा भी अधिक होती है। पशु शरीर में पानी की मात्रा, शरीर के वजन का 2/3 भाग नॉर्मल पूछा जाए तो पशु शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का 2/3 भाग। पशु शरीर में खनिज की मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है? 3% खनिज की मात्रा होती है शरीर के वजन का। पादपों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज पोटेशियम और सिलिकॉन। जानवरों के शरीर में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कैल्शियम, फास्फोरस। मूंगफली की खल में डीसीपी परसेंटेज 46.5%। मूंगफली की खल में डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन 46%। जानवरों को बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए चारण की अच्छी विधि है। जानवरों को बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए चारण की अच्छी विधि रोटेशनल ग्रेजिंग सबसे अच्छी विधि है बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए, रोटेशनल ग्रेजिंग। प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सत्य कथन। तो प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में, तो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होगा जिसमें क्रूड फाइबर 18 से कम होगा और क्रूड प्रोटीन 20% से ज़्यादा होगी। इसमें क्रूड फाइबर 20 से ज़्यादा नहीं होगा, 18 से क्रूड फाइबर 18 से कम और क्रूड प्रोटीन 20% से ज़्यादा। और ऑप्शन में क्रूड फाइबर 20% से ज़्यादा, ये गलत हो गया। तो क्रूड फाइबर 20% से ज़्यादा, ये भी गलत हो गया। क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट में, ये भी गलत हो गया। क्रूड फाइबर 18 से कम और क्रूड प्रोटीन 20% से ज़्यादा होगी प्रोटीन सप्लीमेंट में। वसा रहित पशु शरीर में पानी प्रोटीन राख का अनुपात, पानी प्रोटीन राख का अनुपात, पानी 19, प्रोटीन 5, राख 1। वसा रहित पशु शरीर में पानी प्रोटीन राख का अनुपात 19, 5, 1, टोटल 25 हो गया। जिसमें 75% पानी और 4% खनिज और 20% प्रोटीन, 19, 5, 1। वसा रहित पशु शरीर में पानी प्रोटीन राख, पानी 19, प्रोटीन 5, राख 1। प्रोटीन युक्त दाना नहीं है, प्रोटीन युक्त दाना नहीं है। तो इसमें बिनोला तो प्रोटीन युक्त है, फिश मील भी प्रोटीन युक्त है, ब्लड मील भी प्रोटीन युक्त है, सीरा कार्बोहाइड्रेट में आता है। ऊर्जा युक्त दाना नहीं है। मक्का में ऊर्जा, चोकर में ऊर्जा, दलिया में ऊर्जा, खल में प्रोटीन होती है। मक्के में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चोकर में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, दलिया में भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन खल में प्रोटीन होती है।
चारे एवं दाने के बारे में असत्य कथन। दाने में ऊर्जा की मात्रा चारे से ज्यादा होती है। दाने में ऊर्जा की मात्रा चारे से ज्यादा, ये सही है। असत्य पूछ रहे हैं। तो जानवर का पेट बनना चारे का मुख्य कार्य है, ये भी सही है। चारे का घनत्व दाने से कम होता है, ये भी सही है। दाने का घनत्व ज्यादा होता है, चारे का कम होता है। तो ये पूछ रहा है चारे का घनत्व दाने से कम, तो ये सही है। और चारे की पात्रता दाने से ज्यादा होती है, ये गलत हो गया इसमें। एनर्जी फीड की विशेषता। एनर्जी फीड इसमें क्रूड फाइबर 18 से कम और क्रूड प्रोटीन 20% से कम। एनर्जी फीड जिसको बेसल फीड या कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना भी बोल सकते हैं, जिसमें क्रूड फाइबर 18 से कम, क्रूड प्रोटीन 20% से कम, दोनों ही कम होगी इसमें, क्रूड फाइबर और क्रूड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा रहित पशु शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का। वसा रहित पशु शरीर में 3/4। वसा रहित पशु शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का 3/4% होती है। एक बार में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा। एक बार में पशु द्वारा ग्रहण किए गए, एक बार में खुराक होगी डाइट, तो 24 घंटे में राशन होगा आहार। एक बार में तो खुराक होगी, डाइट होगी। जई का वैज्ञानिक नाम एवाइना सेटाइवा। रिंजगाई का वैज्ञानिक नाम मेडिकागो सेटाइवा। तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम बरसीम का वैज्ञानिक नाम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। साइलेज के सामान्य रंग के लिए कौन सा वर्णक, साइलेज के सामान्य रंग के लिए कौन सा वर्णक, थियोफाइटिन। साइलेज के सामान्य रंग के लिए थियोफाइटिन जिम्मेदार होता है। साइलेज के सामान्य रंग के लिए थियोफाइटिन वर्णक जिम्मेदार होता है। गाय के भोजन में दाने एवं चारे का उचित अनुपात। क्लोरोफिल नहीं होगा इसमें, मायोग्लोबिन और ये वो नहीं होंगे। थियोफाइटिन साइलेज के सामान्य रंग के लिए वर्णक जिम्मेदार होता है। गाय के भोजन में दाने एवं चारे का उचित अनुपात, जिसमें दाना होगा 1, चारा होगा 1:2। तो दाना 1:, चारा 2:5। निम्न में से नॉन मेंटेनेंस टाइप रफेज का उदाहरण। नॉन मेंटेनेंस टाइप जिसमें भूसा होगा, नॉन मेंटेनेंस रफेज का उदाहरण है भूसा। और मेंटेनेंस में रिंज आएगा, दही आएगी, हरा चारा भी आएगा। खल, ऑयल सीड केक में ऊर्जा कम एवं DCP ज्यादा। ऊर्जा कम होती है ऑयल सीड केक या खल में, एवं डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन ज्यादा होती है। चोकर या ब्रान, अनाज के दानों का बीज आवरण। चोकर, अनाज के दानों का बीज आवरण। मिलिंग प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है ब्रान या चोकर। प्रोडक्टिव टाइप रफेज में DCP। प्रोडक्टिव टाइप रफेज में DCP 6% या 5% से ज्यादा, या 6% प्रोडक्टिव में। हरे चारे में नमी की मात्रा, हरे चारे में नमी की मात्रा 80% तक होती है, या ज्यादा या 80%। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलें। कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलें साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त है। ये कौन से मौसम में नहीं बनानी चाहिए, वर्षा ऋतु में है नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सूखेगी नहीं फसल इससे। साइलेज निर्माण की सफलता के लिए फसल में शुष्क पदार्थ की मात्रा। साइलेज निर्माण की सफलता के लिए फसल में शुष्क पदार्थ की मात्रा। साइलेज निर्माण की सफलता के लिए फसल में शुष्क पदार्थ 35%, शुष्क पदार्थ और 65% नमी होती है साइलेज में। साइलेज में 0.5% नमक मिलाया जाता है और 1% यूरिया मिलाया जाता है। 0.5% नमक साइलेज में नमक मिलाया जाता है 0.5%। साइलेज साइलेज प्रिजर्वेटिव का उदाहरण नहीं है। साइलेज प्रिजर्वेटिव का उदाहरण नहीं है। तो नमक तो है, सीरा भी है और कॉपर सल्फेट भी है, अनाज के दाने नहीं है। साइलेज प्रिजर्वेटिव का उदाहरण नमक है, कॉपर सल्फेट है, सीरा है, अनाज के दाने नहीं है। दलहनी फसलों जैसे रिंजगा में नमी, दलहनी फसल जैसे रिंजगा में नमी, प्रोटीन और खनिज की अधिकता होती है। दलहनी फसलें जैसे रिंजगा में एक तो नमी ज्यादा होगी, एक प्रोटीन ज्यादा होगा और एक खनिज ज्यादा होगा। प्रोटीन भी ज्यादा, खनिज भी ज्यादा, ऊर्जा नहीं होगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें नमी ज्यादा होगी, प्रोटीन ज्यादा होगी, खनिज ज्यादा होगा। ये बनाने के लिए उपयुक्त फसल नहीं है। ये बनाने के लिए जो बना सकते हैं है रिंजगा से भी, नॉन लेग्यूम फसल लेग्यूम से है, रिंजगा से बना सकते हैं, बरसीम से, बाजरा से नहीं, कार्बोहाइड्रेट युक्त होती है, इससे साइलेज बना सकते हैं।
गन्ने से रस निकालने के पश्चात बचा हुआ रेशेदार पदार्थ, गन्ने से रस निकालने के बाद बेकार हो जाता है तो बेगासेज बोलते हैं। जानवर के शरीर में पानी शुष्क पदार्थ का अनुपात, पानी कितना होता है, शुष्क पदार्थ कितना होता है, पानी होता है 2:1, मतलब 65% पानी 35% शुष्क पदार्थ। ज्वार की फसल को बुआई के शुरुआती कितने दिनों तक फसल को नहीं खिलाना चाहिए, 40 दिन तक नहीं खिलाना चाहिए। अर्गट रोग किस फसल में देखने को मिलता है, बाजरे में अर्गट रोग देखने को मिलता है बाजरे में। अर्गट रोग एक फफूंदी जनित रोग है जो फफूंदी से होता है, क्लेविसेक्स क्यूसिफोर्मिस, क्लेविसेप्स क्यूसिफोर्मिस से होता है अर्गट रोग, जो फफूंदी जनित रोग है, फंगस के द्वारा होता है, क्लेविसेप्स क्यूसिफोर्म द्वारा। खरीफ फसल की हरी चारी वाली फसल नहीं है, खरीफ की है और हरे चारे वाली फसल नहीं है। तो बाजरा भी खरीफ में करते हैं, ज्वार भी और चौड़ा भी खरीफ में करते हैं। हरे चारे वाली फसल खरीफ में नहीं करते, रिंजगा करते हैं रबी में, अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं रिंजगे की। ज्वार एवं बाजरे की उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है, ज्वार बाजरा का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका, ज्वार बाजरे का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका। बूंदिया रोग या अर्गट रोग से बचाने के लिए बाजरे के बीज को नमक के 20% घोल से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। अर्गट रोग से बचाने के लिए बाजरे के बीज को नमक के 20% घोल से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। कोई सी कुल की फसलें नहीं है, कोई सी कुल में ज्वार आती है, जो आता है बाजरा आता है, कोई सी कुल में ज्वार बाजरा जो, कोई सी कुल की फसलें हैं ज्वार बाजरा जो। चारे की फसलों की रानी रिंजगा, फसलों की रानी, चारे की फसलों की रानी रिंजगा है। चारे की फसलों का सम्राट या राजा बरसीम है, राजा बरसीम है, रानी रिंजगा है। रिंजगे के बीजों के साथ कौन सी खरपतवार के बीज पाए जाते हैं, अमरबेल के। रिंजगों के बीजों के साथ कौन सी खरपतवार के बीज अमरबेल के पाए जाते हैं। बरसीम के बीजों के साथ कौन सी खरपतवार के बीज पाए जाते हैं, बरसीम के बीजों के साथ कौन सी खरपतवार, कासनी, बरसीम में कासनी, रिंजगे में अमरबेल। बरसीम के बीजों के साथ कासनी पाई जाती है। रिंजगे के बीजों को अमरबेल के बीजों से अलग करने के लिए 2% नमक का घोल चाहिए। रिंजगे के बीजों को अमरबेल के बीजों से अलग करने के लिए 2% नमक का घोल चाहिए। रिंजगा बरसीम चौला जैसी दलहनी फसलों के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करके बोते हैं। रिंजगा हो गया, बरसीम हो गया, चौला जैसी दलहनी फसलें होती है ना, रिंजगा बरसीम चौला जैसी दलहनी फसलों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करके बोते हैं, राइजोबियम से। दलहनी फसलें जैसे रंजगा बरसीम चौला जैव उर्वरक को कौन सो राइजोबियम से उपचारित करके बोते हैं। और दलहनी फसलें जैसे ज्वार बाजरा, दलहनी फसलें जैसे ज्वार बाजरा, दलहनी फसलों के बीजों की बुआई करने से पहले एजो एजो एजोस्पिरिलम एजोस्पिरिलम ज्वार बाजरा दलहनी फसलों जैसे ज्वार बाजरा दलहनी फसलों के बीजों की बुआई करने से पहले एजोस्पिरिलम जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। और गेहूं जौ मक्का दलहनी फसलों के बीजों की बुआई से पहले एजेटोबैक्टर गेहूं जौ में, मक्का में, ज्वार बाजरा में एजोस्पिरिलम, रिंजगा बरसीम चौला में राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एवं एजोला का उपयोग किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में करते हैं, धान में करते हैं। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एवं एजोला, इनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में धान में करते हैं। निम्न में से किसके बीजों को तेज हवा के द्वारा उड़ने से बचाने के लिए गुड़ के घोल से उपचारित करके बोया जाता है। बरसीम के बीजों को तेज हवा के द्वारा उड़ने से बचाने के लिए गुड़ के घोल से उपचारित करके बोया जाता है बरसीम के बीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंजगे में अमरबेल नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी प्रयोग। रिंजगे में अमरबेल के नियंत्रण हेतु पेंडिमिथिलिन, रिंजगे में अमरबेल के नियंत्रण हेतु पेंडिमिथिलिन का उपयोग। चौला का वानस्पतिक नाम विग्ना अंगुइकुलेटा, चौला का विग्ना अंगुइकुलेटा। मस्कावी एवं वरदान, मस्कावी और वरदान बरसीम की किस्म है, मस्कावी वरदान बरसीम की किस्म है, सही सम्मिलित नहीं है। चौला का लोबिया, ग्वार का क्लस्टर बीन, ये भी सही है। रिंजगे का ल्यूसन, चौला को लोबिया भी कहते हैं, ग्वार को क्लस्टर बीन कहते हैं, रिंजगे को ल्यूसन। रोमन इल्लियों का प्रकोप बरसीम में देखा जाता है, रोमन इल्लियों का प्रकोप बरसीम में देखा जाता है। रिंजगा इल्ली, चना इल्ली एवं सेमी लूपर कीटों का प्रकोप रिंजगे में होता है। रिंजगा इल्ली, चना इल्ली, सेमी लूपर कीटों का प्रकोप
रेंज के में होता है। किस फसल में गोंद गम तैयार किया जाता है? ग्वार से। गोंद ग्वार से तैयार किया जाता है। किसका प्रयोग माल्ट शराब बियर में? जौ का। बहुवर्षीय घास का उदाहरण संकर नेपियर और बाजरा। बहुवर्षीय घास संकर नेपियर और बाजरा। नेपियर घास भी और गिन्नी घास भी बहुवर्षीय घास हैं। किसे हाथी घास या युगांडा घास? हाथी घास और युगांडा घास नेपियर घास को कहते हैं। हाथी घास और युगांडा घास हाथी घास नेपियर घास को कहते हैं। नेपियर घास की बुवाई के लिए तने के टुकड़े काम में लेते हैं। तने के टुकड़े काम में लेते हैं नेपियर घास की बुवाई के लिए। पेनिकम मैक्सिकम गिन्नी घास का वानस्पतिक नाम है। पिनिकम मैक्सिकम गिन्नी घास का वानस्पतिक नाम है। NB21 यशवंत स्वातिका एवं गजराज नेपियर घास की किस्में हैं। NB21 यशवंत स्वातिका एवं गजराज नेपियर घास की किस्में हैं। नेपियर घास की किस्में NB21 यशवंत स्वातिका एवं गजराज। हाइब्रिड नेपियर किसका संकर है? हाइब्रिड नेपियर किसका संकर है? नेपियर घास एवं बाजरा का। नेपियर घास एवं बाजरा का संकर हाइब्रिड नेपियर। मरुक्षेत्र में चारागाह विकास के लिए उपयुक्त बहुवर्षीय घास सेवण है, अंजन है, धामण है। मरुक्षेत्र में चारागाह विकास के लिए उपयुक्त बहुवर्षीय घास सेवण, धामण, अंजन। सेवण घास का वानस्पतिक नाम लेसियूरस सिडिकस। लेसियूरस सिडिकस सेवण घास का नाम। सेवण घास की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 6 से 7 किलो बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। सेवण घास की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 6 से 7 किलो बीज की आवश्यकता पर्याप्त। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ? जोधपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। रेगिस्तानी घासों का राजा सेवण घास। रेगिस्तानी घासों का राजा सेवण घास। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी जोधपुर में। काजरी आपरी जोधपुर में। IGFRI भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। लकड़ी या ईंधन के उद्देश्य से वृक्ष लगाना। लकड़ी या ईंधन के उद्देश्य से वृक्ष लगाना सिल्वीकल्चर। लकड़ी या ईंधन के उद्देश्य से वृक्ष लगाना सिल्वीकल्चर। ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली जिसमें फसलों के साथ साथ वानिकी वृक्ष भी लगाए जाते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली जिसमें फसलों के साथ साथ वानिकी वृक्ष भी लगाए जाते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। बफेल घास किसे कहते हैं? अंजन को बफेल घास भी कहते हैं। धामरा और जयंती वेद। धामरा और जयंती वेद धामण को। धामण घास का अन्य नाम। धामरा और जयंती वेद धामण घास के अन्य नाम। भोज्य पदार्थ होता है, भोजन का एक अवयव होता है भोज्य पदार्थ। भोजन किससे मिलकर बना होता है? कई भोज्य पदार्थों से भोजन मिलकर बना होता है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी, खनिज और विटामिन। भूसा या स्ट्रो किसे कहते हैं? दलहनी फसलों को काटने एवं ताड़ने के बाद बचा हुआ उप उत्पाद और अनाज की फसलों को काटने और ताड़ने के बाद बचा उप उत्पाद दोनों ही स्ट्रो या भूसा कहलाता है। साइलेज निर्माण में साइलों का तापमान 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सीरा या मोलासीज का उपयोग पशुओं में त्वरित ऊर्जा से स्रोत के रूप में किया जाता है। सीरा कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना है सीरा। साइलेज साइलेज नहीं, ये सोइलेज है, सॉरी सोइलेज। सोइलेज चारागाह को हरी अवस्था में काटकर पशु को खिलाना। चारागाह को हरी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाना सोइलेज कहलाता है। चारागाह को हरी अवस्था में काटकर पशु को खिलाना सोइलेज। पोषक तत्वों की कुल संख्या। पोषक तत्व कुल टोटल 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी, खनिज, विटामिन। निम्न में से पशु आहार नहीं है। पशु का आहार नहीं है तो भूसा तो पशु का आहार है, कड़वी भी है, सीरा भी है, लेकिन लकड़ी नहीं। सत्य कथन है। सत्य कथन शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने पर वसा की मात्रा कम होती है, यह सत्य कथन है। और बाकी के असत्य कथन है। इसमें पानी शुष्क पदार्थ का अनुपात 1/2 नहीं होगा, 2:1 होगा इसमें। और वसा की मात्रा बढ़ने पर पानी की मात्रा बढ़ती है, घटती है, इसमें यह भी गलत है। पशु शरीर में मुख्यतः पाए जाने वाले अकार्बनिक खनिज कार्बन व नाइट्रोजन।
ये गलत है, इसमें कैल्शियम फास्फोरस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेज में गंध कम करने के लिए सोडियम मेटा बाइसल्फाइड मिलाते हैं। साइलेज में गंध कम करने के लिए सोडियम मेटा बाइसल्फाइड मिलाते हैं। फिर साइलों की गहराई 2.5 से 3 मीटर होती है। फिर साइलों की गहराई 2.5 से 3 मीटर। हरे चारे से हे निर्माण के दौरान किस विटामिन की सर्वाधिक हानि होती है? हरे चारे से हे निर्माण कर रहे हैं तो सर्वाधिक हानि विटामिन ए की होगी। ब्राउन हे बनाने की ज्यादा संभावना किस प्रकार के चारे से होती है? ब्राउन हे दलहनी चारे से बनता है ब्राउन हे। हे का भूरा रंग किस अभिक्रिया के कारण? मेलार्ड अभिक्रिया के कारण हे का भूरा रंग होता है। और ब्राउन हे बनाने के लिए दलहनी चारा चाहिए, और हे का भूरा रंग मेलार्ड अभिक्रिया के कारण होता है। मेलार्ड अभिक्रिया के लिए संवेदनशील अमीनो अम्ल लाइसिन है। मेलार्ड अभिक्रिया के लिए संवेदनशील अमीनो अम्ल लाइसिन है। साइलेज निर्माण की सफलता के लिए फसल में नमी की मात्रा 65% होती है नमी। असत्य कथन, तो इसमें सत्य कथन तो है ये, दलहनी चारे में किण्वन के दौरान मोहबंट है तैयार होती है। दलहनी चारे से किण्वन के दौरान मोहबन्नट है तैयार होती है। और वेस्टलेज वायवीय किण्वन से बनाया जाता है। वेस्टलेज वायवीय किण्वन से बनाया जाता है, यह भी सत्य है। और दलहनी चारे में किण्वन के कारण मोहब्रुंट है तैयार होती है, यह भी सत्य है। और दलहनी फसलों से अच्छा साइलेज तैयार नहीं होता, यह भी सत्य बात है, क्योंकि साइलेज के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलें चाहिए। और हे वर्षा ऋतु में बनानी चाहिए, ये गलत बात है, हे वर्षा ऋतु में नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे निर्माण की विधि है ब्रांड ड्राइंग, फील्ड क्यूरिंग और आर्टिफिशियल ड्राइंग, ये तीनों ही हे निर्माण की विधियां हैं। मानव में साइलोपिलर डिजीज नाइट्रोजन के ऑक्साइड सांस के साथ ग्रहण करने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। रक्त शरीर का 8% होता है, पानी 65%, शरीर के वजन का, रक्त प्लाज्मा 5%, खनिज 3% और हृदय का वजन 100 किलो पे 0.6%, मतलब 600 ग्राम। और कैल्शियम की मात्रा 1.33%। मिलान कीजिए, उत्पाद हो गया नमी की मात्रा। साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 70, हे में 12 से 14, हेलेज में 45 से 55, हरे चारे में 80% या प्लस, और अनाज के दानों में 11% नमी की मात्रा। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऊर्जा विभाजन उपाक्षेपण। क्रूड प्रोटीन बनी होती है क्रूड प्रोटीन प्लस एनपीएन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं पोषक तत्वों को व्यक्त करने वाले मानक समूह होते हैं। फिर एडिटिव भी नहीं होते, पोषक तत्व भी नहीं होते, रासायनिक यौगिक भी नहीं होते। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल पोषक तत्वों को व्यक्त करने वाले मानक समूह होते हैं। इस प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की पाचकता नहीं निकाली जा सकती। टोटल एस या मिनरल्स या खनिज की पाचकता नहीं निकाली जा सकती। क्रूड फाइबर व एनएपी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्रूड फाइबर व नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैंड। कौन ईथर एक्सट्रैंड की श्रेणी में आता है? ईथर एक्सट्रैंड में फैट सोल्यूबल, जिसमें ए डी ई के विटामिन, वैक्स, कैरोटीन आदि आते हैं। ईथर एक्सट्रैक्ट मापने की विधि सॉक्सलेट विधि। भोज्य प्रोटीन में औसत नाइट्रोजन की मात्रा 16%। भोज्य प्रोटीन में औसत नाइट्रोजन की मात्रा 16%। क्रूड प्रोटीन किस विधि से मापी जाती है? जेल्डोल या डूमस? डूमस या जेल्डोल विधि से क्रूड प्रोटीन की मात्रा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से पचते नहीं है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से पचते नहीं है वह क्रूड फाइबर कहलाते हैं। ग्लूकोज एवं लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज एनएफई नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैंड की श्रेणी में आते हैं। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जिन्हें सीधे विश्लेषण डायरेक्ट एनालिसिस से नहीं निकाला जा सकता। एनएफई को डायरेक्ट एनालिसिस से नहीं निकाला जा सकता। और जिसकी पाचकता नहीं निकाली जा सकती, टोटल एस की पाचकता नहीं निकाली जा सकती, और जिसको डायरेक्ट एनालिसिस से नहीं निकाला जा सकता उसे एनएफई
क्रूड प्रोटीन निकालने का सही सूत्र नाइट्रोजन की मात्रा इंटू 6.25। क्रूड प्रोटीन निकालने का सूत्र नाइट्रोजन की मात्रा इंटू 6.25। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की संख्या 6 होती है। ऑटोक्लेव मशीन का तापमान, दबाव व समय। ऑटोक्लेव मशीन का तापमान होता है 121 सेंटीग्रेड, दबाव होता है 15 IBS और समय 15 मिनट के लिए। विंडी सिस्टम ऑफ प्रोक्सीमेट एनालिसिस में विंडी प्रयोगशाला का नाम है। विंडी सिस्टम ऑफ प्रोक्सीमेट एनालिसिस में विंडी प्रयोगशाला का नाम है। TDN ज्ञात करने का सही सूत्र है DCP परसेंटेज प्लस DCF परसेंटेज प्लस DNFE प्लस 2.25 इंटू डाइजेस्टेबल ईथर एक्सटेंट। डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन प्लस डाइजेस्टेबल क्रूड फाइबर प्लस नाइट्रोजन फ्री एक्सटेंट प्लस 2.25 इंटू डाइजेस्टेबल ईथर एक्सटेंट। TDN ज्ञात करने का सही सूत्र है NFE परसेंटेज शुष्क पदार्थ के आधार पर ज्ञात करने का सही सूत्र है NFE। शुष्क पदार्थ पे पूछ रहा है तो वाटर नहीं आएगा इसमें। इसमें 100 माइनस क्रूड फाइबर प्लस क्रूड प्रोटीन प्लस ईथर एक्सटेंट प्लस टोटल एस। एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल। एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल का उदाहरण हेमीसेल्यूलोज। और नाइट्रोजन पदार्थ ईथर एक्सटेंट भी है, क्रूड फाइबर भी है, NFE भी है। नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन क्रूड प्रोटीन में पाई जाती है और सब में नहीं पाई जाती। स्टूजर रिजेंट सार्य कॉपर सल्फेट क्रूड प्रोटीन निकालने के लिए काम में लेते हैं। स्टूजर रिजेंट या सार्य कॉपर सल्फेट क्रूड प्रोटीन निकालने के लिए काम में लेते हैं। निम्न में से NFE का उदाहरण नाइट्रोजन फ्री एक्सटेंट का उदाहरण राइबोज भी है, ग्लूकोज भी है, लैक्टोज भी है, ग्लाइकोजन भी है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आसानी पच जाते हैं जिसमें राइबोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन। प्रोटीन से कितना प्रतिशत उपापचय पानी मेटाबॉलिक वाटर प्राप्त होता है? प्रोटीन से 40%। 1 ग्राम मीथेन से कितनी ऊर्जा 13.34 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है मीथेन से। जानवरों में मीथेन के रूप में कितने प्रतिशत सकल ऊर्जा का ह्रास लॉस हो जाता है? 7% मीथेन के रूप में लॉस हो जाता है। भूमंथी जानवरों में सकल ऊर्जा का कितने प्रतिशत पेशाब के रूप में लॉस हो जाता है? पेशाब के रूप में 5% रूमिनेंट में और मीथेन के रूप में 7%। 1 ग्राम वसा से कितनी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वॉल्यूम ऊर्जा प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से। क्रूड प्रोटीन निकालते समय कौन सा कारक काम में लेते हैं? क्रूड प्रोटीन निकालते समय 6.25। टोटल एस या कुल राख मापी जाती है मफल भट्टी से, मिनरल्स मफल भट्टी से। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना मेटाबॉलिक पानी बनता है? 1 ग्राम ग्लूकोज से 0.60 ग्राम मेटाबॉलिक पानी बनता है। उपापचय पानी की मात्रा कुल ग्रहण किए गए पानी का कितना प्रतिशत होती है? 5 से 10% होती है उपापचय पानी की मात्रा कुल ग्रहण किए गए पानी की मात्रा के 5 से 10%। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी सकल ऊर्जा प्राप्त? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1, प्रोटीन से 4.4 और 9 किलो कैलोरी फैट से। 1 ग्राम वसा से कितनी सकल ऊर्जा? 9.4 किलो कैलोरी। और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वॉल्यूम 9 किलो कैलोरी होती है। गाय में चारा खिलाने पर सकल ऊर्जा का कितने प्रतिशत मल के रूप में ह्रास हो जाता है? 40 से 50। सकल ऊर्जा का कितने प्रतिशत मल के रूप में? 40 से 50%। 35 से 40 टोटल मिला के हो जाता है इसमें। शोर में सकल ऊर्जा का कितने प्रतिशत मल के रूप में? 20%। शोर में सकल ऊर्जा का कितने प्रतिशत पेशाब के रूप में? 2 से 3%। गाय में 1 kg दूध उत्पादन के लिए 0.32 TDN की आवश्यकता होती है।
1 केजी दूध उत्पादन के लिए टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट 0.32 चाहिए गाय को 1 केजी दूध उत्पादन पर। 1 केजी टीडीएन से कितनी पचित ऊर्जा प्राप्त? 4.4 एम सी एल। 1 केजी टीडीएन से पचित ऊर्जा 4.4 एम सी एल। 1 केजी टीडीएन से कितने उपापचय ऊर्जा? पचित ऊर्जा तो 4.4 और उपापचय ऊर्जा मेटाबॉलिक एनर्जी 3.6 एम सी एल। 1 कैलोरी में 4.18 जूल। जानवरों के भोज्य पदार्थ में शुष्क पदार्थ डायमेटर की मात्रा निकालने के लिए कौन सा उपकरण? गर्म हवा बच्चे या हॉट एयर ओवन 100 डिग्री सेंटीग्रेड 8 घंटे के लिए डायमेटर निकालने के लिए। ग्लूकोज और सुक्रोज किस ग्रुप में आते हैं? नाइट्रोजन फ्री एक्सटेंट में आते हैं ग्लूकोज और सुक्रोज। जो प्रोटीन निकालने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? कॉपर सल्फेट या एस्ट्रोजन रिजेंट। कौन से प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नहीं है? क्रूड प्रोटीन है, इथर एक्सटेंट भी है, नाइट्रोजन फ्री एक्सटेंट भी है, टीडीएन नहीं है। सेल्यूलोज निम्न में से किस ग्रुप में आता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लेकिन ये क्रूड फाइबर में आते हैं। डूमस मेथड किसकी मात्रा ज्ञात करने का तरीका है? क्रूड प्रोटीन की। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। प्रोटीन इसमें आ गया तो इसमें पाई जाएगी, इसमें भी पाई जाएगी और इसमें भी। तो क्रूड फाइबर में नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन फ्री एक्सटेंट में नहीं पाई जाती, इथर एक्सटेंट में नहीं पाई जाती नाइट्रोजन। एसिड इंसोल्यूबल एस ए आई ए एसिड इंसोल्यूबल एस का उदाहरण सिलिका है। एसिड इंसोल्यूबल एस ए आई ए का उदाहरण सिलिका। एसिड डिटर्जेंट फाइबर एडीएफ का सही सूत्र है एनडीएफ माइनस एडीएस। एसिड डिटर्जेंट फाइबर का सूत्र एनडीएफ नेचुरल डिटर्जेंट फाइबर माइनस एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल। फीड सैंपल में नमी की मात्रा निकालने के लिए हॉट एयर ओवन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड 8 घंटे के लिए। जानवरों के भोजन में सकल ऊर्जा मापने के लिए उपयुक्त उपकरण बॉम्ब कैलोरीमीटर। भोजन में सकल ऊर्जा मापने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर। नेट एनर्जी का सही सूत्र है मेटाबॉलिक एनर्जी माइनस हीट इंक्रीमेंट। नेट एनर्जी जी डी मीन, तो नेट एनर्जी मीन्स मेटाबॉलिक एनर्जी से माइनस कर दो हीट इंक्रीमेंट। फीड सैंपल में शुष्क पदार्थ का अकार्बनिक भाग किससे मिलकर बना होता है? शुष्क पदार्थ का अकार्बनिक भाग सिलिका और खनिज से मिलकर बना होता है अकार्बनिक भाग। इथर एक्सटेंट को मापने के लिए कौन सा उपकरण? सॉफ्टलेट अपरेटस। क्रूड प्रोटीन का सही वर्गीकरण है क्रूड प्रोटीन का सही वर्गीकरण फीड, शुष्क पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजनीय पदार्थ। फीड, शुष्क पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजनीय पदार्थ। ये नाइट्रोजनीय तो नहीं आएगा और नाइट्रोजन इसमें भी नाइट्रोजन ही आएगा। क्रूड फाइबर का निर्धारण किस उपकरण से किया जाता है? रिफ्लेक्सिंग अपरेटस से। क्रूड फाइबर का निर्धारण रिफ्लेक्सिंग अपरेटस से। हेमीसेल्यूलोज किस प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल का हिस्सा है? क्रूड फाइबर का हिस्सा है हेमीसेल्यूलोज। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट एनएपी का निर्धारण बाय कैलकुलेशन करते हैं एनएपी का निर्धारण। सिस्टम ऑफ प्रोक्सीमेट एनालिसिस किसने दिया? हेनेबर्ग व स्टोरमोन ने सिस्टम ऑफ प्रोक्सीमेट एनालिसिस दिया। हेनेबर्ग व स्टोरमोन ने। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट में कौन से तत्व शामिल होते हैं? पचित कार्बोहाइड्रेट एनएपी में शामिल होते हैं नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। पीएफवी का पूरा नाम फिजियोलॉजिकल फ्यूल वॉल्यूम। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू पीएफवी का पूरा नाम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पीएफवी प्राप्त होती है 4 किलो कैलोरी। क्रूड फाइबर का सही वर्गीकरण है क्रूड फाइबर का फीड, शुष्क पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजनीय पदार्थ।
ऊर्जा विभाजन में पचित ऊर्जा डाइजेस्टेबल एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र ग्रॉस एनर्जी माइनस फिकल एनर्जी। ऊर्जा विभाजन में HF का पूरा नाम हीट ऑफ फर्मेंटेशन। किस प्रकार के कार्य के लिए नेट एनर्जी फॉर प्रोडक्शन का उपयोग होता है उत्पादन के लिए। रुमंती जानवरों में मेटाबॉलिक एनर्जी डाइजेस्टेबल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी माइनस जीपीडी। नेट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस का उपयोग रख रखाव के लिए होता है। ऊर्जा विभाजन में जीपीडी का पूरा नाम गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। बॉम्ब कैलोरीमीटर में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? बेंजोइक अम्ल। बॉम्ब कैलोरीमीटर में बेंजोइक अम्ल काम में लेते हैं। ऊर्जा विभाजन का सही क्रम जीडी मिनी। ऊर्जा विभाजन में HI का अर्थ है हिट इंक्रीमेंट। ऊर्जा विभाजन में हिट इंक्रीमेंट का सही सूत्र है HF प्लस HNM। HF प्लस HNM। ऊर्जा विभाजन की सबसे अंतिम घटक कौन सा है? निवल ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक 1 होता है। कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक उपाप से पानी उत्पन्न करता है? वसा। डाइजेस्टेबल एनर्जी इंटू 0.82 होता है मेटाबॉलिक एनर्जी। डाइजेस्टेबल एनर्जी इंटू 0.82 बराबर मेटाबॉलिक एनर्जी। टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट TDN कुल पाचक पोषक तत्व। वसा का शोषण गुणांक, फैट का शोषण गुणांक 0.7, प्रोटीन का 0.8। डिटर्जेंट मेथड ऑफ फॉरेज एनालिसिस किसने दिया? वेन सोइट्स। डिटर्जेंट मेथड ऑफ फॉरेज एनालिसिस वेन सोइट्स ने दिया। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में क्या शामिल होता है? न्यूट्रल डिटर्जेंट NDF में सेल्यूलोज शामिल होता है। एसिड डिटर्जेंट फाइबर का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? एसिड डिटर्जेंट फाइबर का H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल NDS में क्या शामिल है? स्टार्च प्लस कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल जिसमें स्टार्च आएगा। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर NDF में शामिल हेमिसेलुलोज। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में हेमिसेलुलोज। न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल में स्टार्च। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में हेमिसेलुलोज सेल्यूलोज लिग्निन और सोल्यूबल में स्टार्च। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में NDF में सेल्यूलोज हेमिसेलुलोज लिग्निन और NDS में स्टार्च। मिलान करो तो टोटल एस मफल भट्टी के द्वारा इथर एक्सट्रैक्ट सॉक्सलेट विधि, क्रूड प्रोटीन जेलडोल विधि, डूमस मेथड, वाटर गर्म हवा भट्टी हॉट एयर वन में और साइलेज की क्वालिटी प्लेग इंडेक्स। भूसा एवं कड़बी NPN पदार्थ कम गुणवत्ता वाले चारे का उपचार। चारे व अनाज के प्रसंस्करण के तरीके। गेहूं के भूसे में DCP 0% होती है। रोमंथी जानवरों को खिलाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला NPN यूरिया है। कितने प्रतिशत यूरिया रोमन में टूट जाता है? 100% टूट जाता है रोमन में यूरिया। भूसे का यूरिया उपचार करने का फायदा है इसमें N2 की मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। क्रूड प्रोटीन व डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन बढ़ जाती है। इसमें TDN टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। किसे यूरिया नहीं खिलाना चाहिए? घोड़े को, कुत्ते को, सुअर को, नॉन रूमिनेंट को नहीं खिलाना चाहिए। यूरिया विषाक्तता का उपचार है। ठंडा पानी सिरका दोनों। जानवर के भोजन में दाने का कितना प्रतिशत NPN यूरिया मिलाना चाहिए? जानवर के भोजन में दाने का कितना प्रतिशत यूरिया मिलाना चाहिए? 1% दाने में यूरिया उपचारित करना चाहिए दाने में। 100 kg भूसे का यूरिया उपचार 4 kg यूरिया 40 लीटर पानी। भूसे का उपचार करते समय कितने प्रतिशत यूरिया मिलाते हैं? 4% यूरिया मिलाते हैं भूसे का उपचार करते समय।
यूरिया उपचारित करते समय पानी यूरिया 10:1 में होना चाहिए। सुमन जानवरों के भोजन में स्टार्च यूरिया का अनुपात भी 10:1 होना चाहिए। स्टार्च यूरिया का अनुपात भी 10:1। जानवर द्वारा यूरिया को अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए भोजन में नाइट्रोजन सल्फर, भोजन में तो नाइट्रोजन सल्फर 10:1। और जानवर के कुल राशन में शुष्क पदार्थ का कितना प्रतिशत यूरिया मिलाते हैं? राशन या दाने में 1%। सूखे चारे और गीले चारे का उपचार क्रम से कितने प्रतिशत यूरिया मिलाकर करते हैं? सूखे चारे और गीले चारे का यूरिया उपचार, सूखे चारे में तो 4% मिलाते हैं और गीले चारे में 0.5% यूरिया उपचार मिलाते हैं। सूखे चारे में 4% यूरिया मिलाते हैं और गीले चारे में 0.5% यूरिया मिलाते हैं। सामान्य भूसे की डीसीपी, टीडीएन एवं पाचकता। सामान्य भूसे में डीसीपी डाइजेस्टेबल प्रोटीन 0%, टीडीएन 40% और पाचकता 46%। भूसे की डीसीपी 0, टीडीएन 40 और डाइजेस्टेबिलिटी 46%। यूरिया उपचारित भूसे की डीसीपी, टीडीएन एवं पाचकता 5% डीसीपी, 50% टीडीएन और पाचकता 70%। गेहूं के भूसे में डीसीपी, सीपी और टीडीएन। डीसीपी गेहूं के भूसे में 0%, क्रूड प्रोटीन 3%, टीडीएन 40%। निम्न में से कौन एनपीएन का उदाहरण है? एनपीएन में यूरिया भी आएगा, बायूरेट भी आएगा, नाइट्रेट भी आएगा। यूरिया विषाक्तता कब कहते हैं? यूरिया विषाक्तता जब बोलते हैं जब रक्त में एनएच अमोनिया की सांद्रता, NH3 की सांद्रता 1 mg/100 ml से ज्यादा हो रक्त में, 1 mg/100 ml से ज्यादा हो रक्त में, और रूमेन में अमोनिया की सांद्रता 80 mg/100 ml से ज्यादा हो। रूमन के जीवाणु अमोनिया का उपयोग में नहीं ले पाते यदि भोजन में क्रूड प्रोटीन की मात्रा 13% से ज्यादा हो। रूमन में जीवाणु अमोनिया को उपयोग में नहीं ले पाते यदि भोजन में क्रूड प्रोटीन की मात्रा 13% से ज्यादा हो। खराब गुणवत्ता वाले चारे का पोषण मान बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपचार है। रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं, जैविक उपचार भी कर सकते हैं, भौतिक उपचार भी कर सकते हैं। भूसे का भौतिक उपचार, भूसे का भौतिक उपचार है भूसे को भिगोना, कुटाई करना विकिरण द्वारा। चारे का रासायनिक उपचार है, रासायनिक उपचार में अमोनिया मिला सकते हैं, कास्टिक सोडा मिला सकते हैं, सादा नमक मिला सकते हैं। भूसे की पोषकता को बढ़ाने के लिए जैविक इलाज है, जैविक में एंजाइम मिला सकते हैं, कवक मिला सकते हैं। चारे की कुटाई का फायदा है, भोजन का पाचन अच्छा होगा, लिग्नोसेल्यूलोज बंध टूट जाता है और पाचन के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम गुणवत्ता वाले चारे के जैविक उपचार में कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? कम गुणवत्ता वाले चारे के जैविक उपचार में कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? सेल्यूलोज और एमाइलेट, ट्रिप्सिन, माल्टेज ये नहीं लेते। अनाज के शुष्क प्रसंस्करण की विधि है, अनाज के शुष्क प्रसंस्करण की विधि एक्सट्रूडिंग, एक्सट्रूडिंग, अनाज के शुष्क प्रसंस्करण की विधि एक्सट्रूडिंग। और पैलेटिंग नमकी है, एक्सप्लोडिंग भी नमकी है और प्रेशर कुकिंग भी नमकी है। अनाज के शुष्क प्रसंस्करण की विधि एक्सट्रूडिंग, एक्सट्रूडिंग। हेमिसेल्यूलोज को तोड़ने वाला फीड एंजाइम है जाइलानेज। गेहूं के भूसे में टीडीएन 40% और डीसीपी 0% और सीपी 3%, सीपी 3, डीसीपी 0, टीडीएन 40। भूसे का यूरिया उपचार करने से भूसे में नाइट्रोजन, क्रूड प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिया उपचार करने पर क्रूड प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, टीडीएन की मात्रा और ऊर्जा और पाचकता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन, क्रूड प्रोटीन, टीडीएन, ऊर्जा, पाचकता बढ़ जाती है यूरिया उपचार करने पर। भूसे में सिलिका क्रूड फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, भूसे में सिलिका क्रूड फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। गाय में यूरिया विषाक्तता कहते हैं जब रक्त में अमोनिया की सांद्रता 1 mg/100 ml से ज्यादा हो।
रक्त में तो 1 mg/100 ml से ज़्यादा हो और रोमन में 6 mg/100 ml से ज़्यादा हो। रोमन के जीवाणुओं को यूरिया के प्रति अनुकूलित होने में 2 से 4 सप्ताह। रोमन के जीवाणुओं को यूरिया के प्रति अनुकूलित होने में 2 से 4 सप्ताह का समय लगता है। 2 से 4 सप्ताह या 15 से 30 दिन या आधे से 1 महीना। रोमन के जीवाणु को यूरिया के प्रति अनुकूलित होने में समय लगता है आधे से 1 महीना या 2 से 4 सप्ताह। कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव मिलाते हैं? सूक्ष्म जीव फफूंदी मिलाते हैं या फंगस मिलाते हैं। बाजरे की फसल से अनाज निकालने के पश्चात खेत में बचे हुए डंठल व पत्तियां कड़वी कहलाती है। भूसे के बारे में सत्य कथन। भूसे में सिलिका प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये सही है। खनिजों की कमी होती है, ये भी सही है। क्रूड प्रोटीन की कमी होती है, ये भी सही है। अनाज और चारे के शुष्क प्रसंस्करण की विधि नहीं है। अनाज और चारे के शुष्क प्रसंस्करण की विधि नहीं है। अनाज और चारे के शुष्क प्रसंस्करण की विधियां कौन कौन सी है? एक तो ग्राइंडिंग पिसाई करना, भुनना या रोस्टिंग या माइक्रोनाइजिंग। ये तो शुष्क विधियां हैं। शुष्क विधियां कौन कौन सी है? ग्राइंडिंग, रोस्टिंग, माइक्रोनाइजिंग। और नम विधि है भिगोना या सोकिंग। अनाज और चारे के शुष्क प्रसंस्करण की विधि है शुष्क की, जिसमें भिगोना, सोकिंग ये तो गीले की है, प्रेशर कुकिंग भी नमी की है, और वाष्प रोलिंग, स्टेम रोलिंग भी नमी की है, और भुनना शुष्क है, रोस्टिंग। अनाज और चारे के नम प्रसंस्करण की विधि नहीं है। नम की विधि, जो नम की विधि एक्सट्रूडिंग शुष्क की है, नम की नहीं है। और नम की स्टेम फाल्किंग, एक्सप्लोडिंग और पैलेटिंग, ये नम की है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपिंग किस प्रकार का प्रसंस्करण है? पोपिंग शुष्क प्रसंस्करण है। पोपिंग शुष्क प्रसंस्करण है। कम गुणवत्ता वाले चारे में यूरिया मोलासेज मिलाने का उद्देश्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। कम गुणवत्ता वाले चारे में यूरिया मोलासेज मिलाने का उद्देश्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। कम गुणवत्ता वाले चारे में दलहनी फसलों का भूसा मिलाने का उद्देश्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करना है। कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की किस विधि में NaOH पेलेट का उपयोग होता है? भौतिक, रासायनिक, दोनों में। कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की रासायनिक विधि में किस सार का उपयोग नहीं होता है? रासायनिक विधि में किस सार का उपयोग नहीं होता है? NaOH का होता है, KOH का होता है और CaOH2 का होता है, NaCl का नहीं होता है। सार नहीं है NaCl, और सब सार है। कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की भौतिक विधि में शामिल नहीं है। भौतिक विधि में पिसाई है, कुटाई है, भाप है, लेकिन मशरूम भौतिक विधि में नहीं आता। कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की जैविक विधि में शामिल है। जैविक विधि में सेलुलोज है, पिसाई, कुटाई, सूर्य का प्रकाश जैविक विधि में नहीं आते हैं। कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की जैविक विधि में उपयोग होता है व्हाइट रूट फंगी, जैविक विधि में उपयोग होता है सेल्यूलोज होता है। कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की रासायनिक विधि में किस गैस का उपयोग? रासायनिक विधि में किस गैस का उपयोग? सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, दोनों का रासायनिक विधि में, ये दोनों गैसें हैं जिनका चारे की गुणवत्ता या पोषक मान बढ़ाने में उपयोग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन का। चारे के शुष्क प्रसंस्करण में विधि शामिल नहीं है। शुष्क प्रसंस्करण में गांठ बनाना शुष्क, पिसाई करना शुष्क, खेत में काटना भी शुष्क, और भिगोना ये गीले की है। नेक्स्ट, आहार संतुलित आहार निर्माण की विधियां, पशुओं की भोजन संबंधी आवश्यकताएं। आहार संतुलित आहार निर्माण की विधियां, पशुओं की भोजन संबंधी आवश्यकताएं। बछड़े में खीस पिलाने के बारे में असत्य कथन। शरीर के वजन का 10% पिलाते हैं, सत्य है। खीस लैक्साटिव का कार्य करता है, यह भी सत्य है। यह प्रथम मल को शरीर से बाहर निकालता है, यह भी सत्य है। और बछड़े को एक्टिव इम्यूनिटी, ये गलत है, ये पैसिव इम्यूनिटी देता है।
भैंस में उत्पादन राशन देते हैं 1 किलो दाना 2 किलो दूध पे। गाय में 1 किलो दाना 2.5 लीटर दूध पे। देसी में देसी गायों में उत्पादन राशन देते हैं 1 किलो दाना 2.5 लीटर दूध पे। देसी गाय में जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है 4 केजी भूसा 1 केजी दाना। जीवन निर्वाह भैंस को कितना शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है 3 केजी ड्राई मैटर 100 केजी बॉडी वेट। भैंस को 100 किलो पे 3 किलो ड्राई मैटर खिलाते हैं। और देसी गाय और भैंस में गर्भावस्था राशन दाना। देसी गाय में 1.25 गर्भावस्था राशन और भैंस में 1.75 गर्भावस्था राशन देते हैं। गाय में गर्भावस्था राशन देते हैं गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में। पशुओं के रखरखाव हेतु दिया जाने वाला आहार मेंटेनेंस राशन कहलाता है। रखरखाव के लिए मेंटेनेंस राशन। एड लिबिटम फीडिंग का मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से खाना। कार्ब स्टार्टर राशन में होता है कार्ब स्टार्टर राशन में 19% डीसीपी 25% सीपी 75% टीडीएन 19% डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन 25% क्रूड प्रोटीन और 75% टीडीएन कार्ब स्टार्टर राशन में। कैटल फीड बीआईएस फर्स्ट गोल्ड में क्रूड प्रोटीन क्रूड फाइबर ईथर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। पहले से 2024 में क्वेश्चन आएगा तो जिसमें क्रूड प्रोटीन 22%, क्रूड फाइबर 7% और ईथर एक्सट्रैक्ट 3%। और कैटल फीड सेकंड सामान्य में क्रूड प्रोटीन क्रूड फाइबर ईथर एक्सट्रैक्ट। क्रूड प्रोटीन होती है 20%, क्रूड फाइबर 12 और ईथर एक्सट्रैक्ट या फैट 2.5%। जानवरों के लिए प्रोटीन आपूर्ति का साधन प्रोटीन में बरसीम खड़बी सोयाबीन। प्रोटीन आपूर्ति का साधन बरसीम और सोयाबीन खड़ आदि प्रोटीन आपूर्ति का साधन है। जानवर के लिए कार्बोहाइड्रेट आपूर्ति का साधन सीरा भी कार्बोहाइड्रेट में आता है मक्का भी और गेहूं का चोकर भी आदि कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। भेड़ में फ्लैशिंग राशन के बारे में सत्य कथन। फ्लैशिंग प्रजनन मौसम शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह पहले से दिया जाता है और भेड़ में मल्टीपल ओवुलेशन कराता है फ्लैशिंग राशन। और 250 ग्राम अतिरिक्त दाना प्रत्येक भेड़ में लैम्ब क्रॉप को 10 से 20% बढ़ा देता है। ये सभी सत्य हैं। प्रजनन मौसम शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह पहले दिया जाता है फ्लैशिंग। भेड़ में स्टेमिंग अप के बारे में सत्य कथन गर्भावस्था के अंतिम 6 से 8 सप्ताह में दिया जाता है। यह जीवित पैदा होने वाले मेमनों की संख्या बढ़ा देता है। यह प्रसव के पश्चात दूध उत्पादन बढ़ाता है। फ्लैशिंग पहले 2 से 4 सप्ताह पहले 2 से 3 सप्ताह पहले फ्लैशिंग राशन पहले 2 से 3 सप्ताह पहले। और स्टेमिंग अप गर्भावस्था में अंतिम 6 से 8 सप्ताह में। स्टेमिंग अप राशन में डीसीपी व टीडीएन स्टेमिंग अप राशन में डीसीपी टीडीएन डीसीपी 25% व टीडीएन 75%। जानवर द्वारा एक दिन में 24 घंटे ग्रहण किए गए भोजन की कुल मात्रा 24 घंटे में राशन और एक बार में डाइट ऐसा राशन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा या पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो संतुलित राशन कहलाता है। वह राशन जो पशु को समस्त आवश्यकता उसके शरीर के वजन के हिसाब से पूरी करता हो आदर्श राशन कहलाता है। सभी पोषक तत्व उचित या पर्याप्त मात्रा में संतुलित राशन और वह राशन जो पशु की समस्त आवश्यकता उसके शरीर के वजन के हिसाब से पूरी करता हो आदर्श राशन कहलाता है। राशन बनाने की विधि जिसमें राशन निर्माण के समय केवल प्रोटीन को ही ध्यान में रखा जाता है पियर्सन वर्ग विधि। और राशन निर्माण की विधि जिसमें 2 पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर राशन बनाया जाता है 2x2 मैट्रिक्स विधि। आजकल ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली राशन निर्माण की विधि है जिसमें राशन निर्माण के समय पाचकता स्वाद पर्यावरण गुणवत्ता स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रखा जाता है। कंप्यूटर विधि जो आजकल ज़्यादा प्रयोग में आ रही है। भोजन की भौतिक अवस्था भोजन की भौतिक अवस्था है मैश पेलेट क्रुम्बल। पक्षियों में चयनित भोजन को रोकने के लिए कौन सी फीडिंग सबसे अच्छी है आलमैश मेथड। पोल्ट्री में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए कौन सी फीडिंग अच्छी मानी जाती है
और पक्षियों में चयनित भोजन को रोकने के लिए कौन सी फीडिंग सबसे अच्छी है? आल मैश। फुल ग्रेन नहीं होगा, ग्रेन एंड मैश नहीं होगा, आल मैश होगा इसमें। और फिर नेक्स्ट है, पोल्ट्री में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए कौन सी सबसे अच्छी फीडिंग मानी जाती है? इसमें पेलेट। आल मैश फीडिंग नहीं होगी, इसमें पेलेट होगी, उससे भी अच्छी है थोड़ी पेलेट। पोल्ट्री में सबसे ज्यादा चयनित भोजन किस पद्धति में होता है? फुल ग्रेन फीडिंग में। भेड़ को शरीर के वजन का कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ खिलाना चाहिए? 4%। बछड़े में स्टार्टर राशन कब देना शुरू करते हैं? 15 दिन की उम्र में। और मुर्गी के अंडे में पीलेपन को बढ़ाने के लिए खिलाया जाने वाला फीड एडिटिव मक्का भी खिला सकते हैं, जेंटोफिल भी, रिंजगा भी। देसी गाय को शरीर के वजन का 2.5% शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है। देसी गाय को शरीर के वजन का 2.5% शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है। किड को क्रीप राशन किस उम्र से देना? 15 दिन की। बछड़े को मिल्क रिप्लेसर देना किस उम्र से शुरू करते हैं? 4 दिन की उम्र। और ऑप्शन में 4 नहीं हो तो 7 दिन। निम्न में से किस विधि में संतुलित आहार तैयार किया जाता है? संतुलित आहार तैयार किया जाता है लाइनर प्रोग्रामिंग में। पियर्सन में तो केवल प्रोटीन को ही ध्यान में रखा जाता है, जिसमें से एक। और ट्रायल एंड एरर सुअर मुर्गी में काम में लेते हैं, 2x2 मैट्रिक्स में 2 लेते हैं। और संतुलित आहार तैयार किया जाता है लाइनर प्रोग्रामिंग में। कैटल फीड में नमी की मात्रा 11%। उत्पादन राशन में मुख्यतः दिया जाता है, सिर्फ दाना दिया जाता है उत्पादन राशन में मुख्यतः। राशन निर्माण की सबसे प्रचलित विधि लाइनर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर मेथड भी कहते हैं इसको। राशन निर्माण की सबसे आसान व सबसे सरल विधि पियर्सन स्क्वायर। सबसे सरल सबसे आसान पियर्सन स्क्वायर मेथड है। और देसी गाय को उत्पादन राशन के रूप में कुल दूध उत्पादन का 40% दाना खिलाते हैं। देसी गाय को उत्पादन राशन के रूप में कुल दूध उत्पादन का 40% दाना खिलाते हैं। भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध दे रही है तो उसे कितना किलो दाना उत्पादन राशन के रूप में देना है? 5 किलो। 2 किलो भी 1 किलो देना होता है तो 5 किलो। बछड़े को जन्म के प्रथम दिन शरीर के वजन का 5 से 8% खीस पिलाते हैं। अब इसमें 10 भी दे रखा है, 5 से 8 भी, तो इसमें 5 से 8% राइट होगा आंसर। बछड़े को काप स्टार्टर राशन किस उम्र से देना प्रारंभ करते हैं? 15 दिन की उम्र से काप स्टार्टर। फ्लैशिंग राशन में भेड़ बकरी को 25% अतिरिक्त पोषक तत्व दिए जाते हैं। बकरी के बच्चे किड के लिए दिए जाने वाले ट्रिप राशन में डीसीपी व टीडीएन। डीसीपी 17 से 18%, टीडीएन 70 से 75%। पोल्ट्री फीडिंग की सबसे अच्छी विधि आल मैश फीडिंग। फुल ग्रेन नहीं होगा, ग्रेन मैश नहीं होगा, पेलेटिंग नहीं होगा, आल मैश फीडिंग होगा। पोल्ट्री फीडिंग की सबसे अच्छी विधि है आल मैश फीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक हो गया अब फीड एडिटिव फीडिंग स्टैंडर्ड पोषक विरोधी कारक। फीड एडिटिव फीडिंग स्टैंडर्ड पोषक विरोधी कारक। फीड एडिटिव फीडिंग स्टैंडर्ड पोषक विरोधी कारक। पहला क्वेश्चन है प्रीबायोटिक का उदाहरण नहीं है, तो प्रीबायोटिक के उदाहरण है इनोलिन, एमओएस, एफओएस। और लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक का उदाहरण है। थेयर्स के फीडिंग स्टैंडर्ड में तुलनात्मक इकाई के तौर पर किसे काम में लिया गया? हे को। थेयर्स हे। सोयाबीन में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। बोसिपोल, कपास, अफ्लाटॉक्सिन, मूंगफली, माइमोसिन। ये नहीं, सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर। मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व अफ्लाटॉक्सिन और बिनोले में बोसिपोल। ग्लूकोसिनोलेट्स किस में पाया जाता है? ग्लूकोसिनोलेट्स सरसों में, बंद गोभी में या पत्ता गोभी में या तारामीरा में, तीनों में पाया जाता है ग्लूकोसिनोलेट्स। खेजड़ी की पत्तियों में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व टैनिन। साइनाइड विषाक्तता का कारक ज्वार हो गई, अलसी हो गई, कड़वे बादाम, बिटर्स, आलमंड, लिनसीड और ज्वार, सोरगम। साइनाइड विषाक्तता का कारक ज्वार में पाई जाती है साइनाइड विषाक्तता, अलसी और कड़वे बादाम।
स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया? केल्नर ने दिया। केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड को स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम भी कहते हैं। भारतीय पशुधन में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड मॉरिसन। भारतीय पशुधन में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड मॉरिसन। मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित है? मॉरिसन डीसीपी, ड्राई मैटर और टीडीएन पर आधारित है। डीसीपी, ड्राई मैटर, टीडीएन पर आधारित है मॉरिसन। आईसीआर फीडिंग स्टैंडर्ड एस के रंजन ने दिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का फीडिंग स्टैंडर्ड एनआरसी है। वहीं यूके का एएफआरसी या एआरसी है। अमेरिका का एनआरसी और यूके या इंग्लैंड का एएफआरसी, नया नाम और पुराना नाम एआरसी। यूनाइटेड किंगडम का फीडिंग स्टैंडर्ड एआरसी। स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड में कौन सा फैक्टर काम में लिया गया? स्कैंडिनेवियन में फीड यूनिट लिया गया। प्रथम फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया? डाइजेस्टेबल में तो ग्रोवेन ने दिया। और ऐसे नॉर्मल पूछा जाए तो थेयर्स ने दिया। प्रोबायोटिक किस श्रेणी में आते हैं? फीड एडिटिव में आते हैं, पोषक तत्वों में नहीं आते। प्रोबायोटिक फीड एडिटिव में आते हैं। प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक में लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस के फायदेमंद स्ट्रेन आते हैं। लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस के फायदेमंद स्ट्रेन प्रोबायोटिक में आते हैं। अरंडी में कौन सा पोषक विरोधी कारक रिक्सिन होता है? अरंडी में एग वाइट इंजरी फैक्टर एविडेंस। साइनाइड विषाक्तता का इलाज सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम थायोसल्फेट। साइनाइड विषाक्तता का ट्रीटमेंट है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। किसमें गोइट्रोजन पाया जाता है? सरसों में। नाइट्रेट विषाक्तता का इलाज 1% मिथाइलिन ब्लू। ब्रेकनफर्न में पाया जाने वाला पोषक विरोधी थाइमिनेज। यह विटामिन बी वन की कमी करेगा ब्रेकनफर्न। वारफेरिन में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक एंटी विटामिन के। एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर बायोटिन को कहते हैं। और एग वाइट इंजरी फैक्टर एविडिन को, और एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर बायोटिन को। ग्वार मील में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक ग्वारगम। मक्के में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक एंटीनियासिन। मोलासेज या सिरा में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक ऑक्जिलेट। बाजरा में ऑक्जिलेट, सिरा में ऑक्जिलेट। किस विषाक्तता में मेट हीमोग्लोबिन बनता है? नाइट्रेट विषाक्तता में मेट हीमोग्लोबिन बनता है। मेट हीमोग्लोबिन नाइट्रेट विषाक्तता में बनता है। कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत है? केल्नर। उत्पादन के आधार पर एक तो 3 है इसमें, जिसमें पहला है केल्नर, आर्म्सबाई और एक एएफआरसी या एआरसी। कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड पाचक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत है? तो इसमें मॉरिसन। केल्नर प्रोडक्शन के आधार पर है, थेयर से कंपेरेटिव आधार पर है। सेपोनिन किस में पाया जाता है? पिंजरे में। वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड टीडीएन पर आधारित है। मोनेंसिन किसका उदाहरण है? आइनोफोर एंटीबायोटिक का उदाहरण है मोनेंसिन। गाय को फीड एडिटिव के रूप में कौन सा ईस्ट दिया जाता है? फीड एडिटिव के रूप में गाय को ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। पशुधन में इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में काम में लिया जाने वाला पदार्थ नहीं है। विटामिन सी तो काम में लेते हैं, विटामिन ई भी काम में लेते हैं, लिवामिसोल भी लेते हैं, और ग्लूकोकोर्टिकोइड ये नहीं लेते हैं। मोनेंसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनामोनेंसिस। मोनेंसिस किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनामोनेंसिस। कौन सा जानवर गोसिपोल विषाक्तता के प्रति रेसिडेंट होता है? घोड़ा। कच्ची सरसों ज्यादा मात्रा में खिलाने पर कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है? गोइटर हो जाता है। और कौन सा फीड स्टफ नहीं है?
फीड स्टेप नहीं है इसमें। फीड स्टेप तो चारा भी होगा, फीड एडिटिव भी होगा, दाना भी होगा, लेकिन खुराक नहीं है फीड स्टेप। पोल्ट्री में योग के पीलेपन को बढ़ाने वाले फीड एडिटिव, जेंटोफिल, मक्खा। ओलिगोफ्रेक्टोज, ओलिगोफ्रेक्टोज का उदाहरण प्रीबायोटिक हो गए, प्रोबायोटिक नहीं। ओलिगोफ्रेक्टोज का उदाहरण प्रीबायोटिक। गैर रोगजनक जीवित सूक्ष्म जीवों का कल्चर जो मुंह के रास्ते जानवर को दिया जाता है, प्रोबायोटिक। गैर रोगजनक जीवित सूक्ष्म जीवों का कल्चर जो मुंह के रास्ते जानवर को दिए जाते हैं। उपापचय मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले फीड एडिटिव, हार्मोन। इनमें से पेलेट बाइंडर फीड एडिटिव है, गुआर मिल। जानवरों के मूल भोजन में अल्प मात्रा में जोड़े जाने वाले रसायन जो जानवर की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, फीड एडिटिव। मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित नहीं है? मॉरिसन ड्राई मैटर पर तो है, टीडीएन पर भी है, डीसीपी भी है, इथर एक्सट्रैक्ट पर नहीं है। जानवर की आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका, जानवर को आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका फीडिंग स्टैंडर्ड है। कुनिट्स इनहिबिटर किस में पाया जाने वाला पोषक विरोधी है? सोयाबीन में पाया जाता है कुनिट्स, जो ट्रिप्सिन को इनहिबिट करता है। ज्वार में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक धूरिन। और गोसिपोल पॉइजनिंग का उपचार, गोसिपोल पॉइजनिंग का उपचार एपीएसओ4। गेहूं में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर अरेबिजाइनो अरेबी अरेबिनोजाइलिनेज, गेहूं में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर अरेबिनोजाइलिनेज। कच्चे अंडे के सफेद भाग में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? एविडीन। स्वीट क्लोवर में कौन सा? डाइकोमेरोल, डाइकोमेरोल स्वीट क्लोवर में। गेहूं के चोकर में कौन सा? एंटीनियासिन, गेहूं के चोकर में एएनएफ एंटीनियासिन। निम्न में से असत्य कथन, बायोटीन को एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर बोलते हैं, ये सही है। ज्वार में वर्षा के पश्चात पुनर्वर्धी साइनाइड विषाक्तता को बढ़ाती है, ये भी सही है। ज्वार की विषाक्तता से साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंजाइम की गतिविधि बंद हो जाती है, ये भी सही है। असत्य इसमें कौन सा है? रूमिनेंट जानवरों के लिए नाइट्रेट विषाक्त पदार्थ है, ये नहीं है, नाइट्रेट विषाक्त पदार्थ नहीं है रूमिनेंट के लिए, ये गलत है। मूंगफली की खल की विषाक्तता का उपचार, मूंगफली की खल की विषाक्तता का उपचार NH3 या NH4OH। सीरा की विषाक्तता का उपचार है कैल्शियम कार्बोनेट, सीरे में ऑक्जिलेट पाया जाता है जो कैल्शियम को कम करता है, जिसका उपचार है कैल्शियम कार्बोनेट। रिंजला की विषाक्तता का उपचार है ब्लोटोसिल, सरसों का तेल दोनों। सुबह बुल में माइमोसिन पाया जाता है। आयरन सल्फेट किसकी विषाक्तता के उपचार में काम में लिया जाता है? आयरन सल्फेट एक तो बिनोला में, एक कपास में और सुबह बुल में। सुबह बुल, बिनोला और कपास में आयरन सल्फेट काम में लेते हैं। बाजरे में कौन सा पोषक विरोधी कारक? ऑक्जिलेट। सोयाबीन में पाए जाने वाले एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को कैसे निष्क्रिय किया जाता है? ऑटोक्लेव द्वारा। सोयाबीन में पाए जाने वाले एएनएफ को कैसे निष्क्रिय? ऑटोक्लेव के द्वारा या गर्म करके। आइनोफोर एंटीबायोटिक के बारे में सत्य कथन, आइनोफोर एंटीबायोटिक पशु आहार में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। यह रूमन में प्रोपियोनेट की सांद्रता को बढ़ाती है और मीथेन गैस उत्पादन को कम करती है। मीथेन गैस को तो कम करेगी, रूमन में प्रोपियोनेट की सांद्रता को बढ़ाएगी और सबसे ज्यादा पशु आहार में उपयोग में लेते हैं आइनोफोर एंटीबायोटिक। लेसालोसिड किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, लेसा लिसेंसिस। लासालोसिड किससे प्राप्त? लासा लिसेंसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस लासा लिसेंसिस से प्राप्त, लासालोसिड। कैटाबोलिक हार्मोन का उदाहरण एस्ट्रोजन, कैटाबोलिक हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन। और एनाबोलिक का उदाहरण है एंड्रोजन, थायरोक्सिन। नॉन आइनोफोर एंटीबायोटिक, नॉन आइनोफोर एंटीबायोटिक के बारे में सत्य कथन, टॉक्सिक पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, ये सही है।
और पशुआहार में ज़्यादा उपयोग में नहीं लेते, नॉन आइनोफोर को, आइनोफोर को लेते हैं ज़्यादा उपयोग में। और आइनोफोर ही प्रोपियोनेट की सांद्रता को बढ़ाती है और मीथेन गैस को कम करती है। कौन सा एंजाइम फीड एडिटिव की तरह कार्य करता है? जाइलेनेज। कौन सा एंजाइम फीड एडिटिव की तरह कार्य करता है? जाइलेनेज। पशुआहार में इम्यूनोमोड्यूलेटर्स का उपयोग, पशुआहार में इम्यूनोमोड्यूलेटर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है इम्यूनोमोड्यूलेटर। पशुआहार के साथ दिए जाने वाले फीड एंजाइम का उपयोग भोजन के पाचन को बढ़ाना, पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाना, ये दोनों उपयोग है फीड एंजाइम का, भोजन के पाचन को बढ़ाना, पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाना। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किस फीड एडिटिव का उपयोग, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किस फीड एडिटिव का उपयोग होता है? BHA का होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। विटामिन सी का भी होता है, विटामिन ई का भी होता है। पोल्ट्री में फीड एडिटिव के रूप में काम में लिया जाने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। पोल्ट्री में फीड एडिटिव के रूप में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। प्रोबायोटिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीवीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोबायोटिक का उपयोग किया जाता है। पोल्ट्री में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाने वाला फीड एडिटिव पोल्ट्री नेक्टर है। सिम्बायोटिक है, प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक, जिसे सिम्बायोटिक भी कहते हैं। संशोधित मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड सेन और रेने दिया, संशोधित मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड सेन व रेने। पाचक पोषक तत्वों पर आधारित फीडिंग स्टैंडर्ड, पाचक डाइजेस्टेबल पे वुल्फ, वुल्फ लेमान और मॉरिसन। उत्पादन के आधार पर प्रोडक्टिव टाइप में तीन आएंगे, एक तो केलनर, आर्म्स बाय और एक AFRC। दूध उत्पादन की मात्रा एवं दूध की गुणवत्ता को उपयोग में नहीं लेने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड, दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को उपयोग में नहीं लेने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड था। वुल्फ लेमान फीडिंग स्टैंडर्ड के लिए असत्य कथन, यह पाचक पोषक तत्वों पर आधारित या टीडीएन पर आधारित फीडिंग स्टैंडर्ड है, ये सही है। दूध उत्पादन की मात्रा को उपयोग में लेता है, मात्रा तो को उपयोग में लेता है लेकिन गुणवत्ता को उपयोग में नहीं लेता है वुल्फ लेमान। और वुल्फ लेमान पाचक प्रोटीन, पाचक वसा, पाचक कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है, ये भी सही है। मिलान कीजिए, रिंजगे में सैपोनिन, ज्वार में धुरिन, सुबह में माइमोसिन, नीम में निम्बिडिन, सिरे में ऑक्जिलेट, कड़वे बादाम में एमाइगडेलिन। मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड जो DCP, TDN और ड्राईमेटर पर आधारित है इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड शेयर से ने दिया। केलनर फीडिंग स्टैंडर्ड नेट एनर्जी डाइजेस्टेबल ट्रू प्रोटीन पर आधारित है। और आर्म बाय नेट एनर्जी व ट्रू प्रोटीन पर, आर्म्स बाय। और विटामिन ए जो फैट में सोल्यूबल है, ADE अडेक। नेक्स्ट टॉपिक रोमन पारिस्थितिकी बाईपास प्रोटीन। रोमन पारिस्थितिकी और बाईपास प्रोटीन। रोमन का सामान्य तापमान व pH 38 से 40 मिड रेंज हो गई, तो इसका 39 मिड रेंज हो गई, 39 सेंटीग्रेड और 6.5 से 6.8। रोमन में जीवाणुओं की संख्या 10 ml रोमन लिक्विड। रोमन में प्रोटोजोआ एवं फफूंदी की संख्या प्रति ml रोमन द्रव्य में क्रमश है। प्रोटोजोआ की संख्या 10⁶ और फफूंदी फंगस की 10�3। रोमन में सूक्ष्म जीवों की संख्या का निर्धारण प्रोटोजोआ, रोमन में सूक्ष्म जीवों की संख्या का निर्धारण प्रोटोजोआ करते हैं। रोमन में सूक्ष्म जीवों की संख्या का निर्धारण प्रोटोजोआ करते हैं। डिफोनेशन कहलाता है रोमन में प्रोटोजोआ को हटाना, डिफोनेशन। रोमन से प्रोटोजोआ को हटाना डिफोनेशन कहलाता है। कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं। रोमन में मुख्यतः पाए जाने वाले जीवाणु ग्राम नेगेटिव जीवाणु। किण्वन द्वारा बनी हुई गैस का जानवर के शरीर से बाहर निकलना, किण्वन द्वारा बनी हुई गैस का जानवर के शरीर से बाहर निकलना, इरेक्शन, बुर्पिंग और बेल्चिंग।
किण्वन द्वारा बनी हुई गैसों का जानवर के शरीर से बाहर निकलना इरक्शन, बुर्पिंग व बेल्चिंग कहलाता है। रूमिनल किण्वन से बनने वाली गैसों का सही अनुपात, रूमिनल किण्वन से बनने वाली गैसों का सही अनुपात CO2, CH4 और H2। CO2 40 अनुपात CH4 35 और H2 5, 40 अनुपात 35 अनुपात 5 CO2 CH4 H2। दूध वसा निर्माण के लिए जिम्मेदार वोलेटाइल फैटी एसिड एसीटेट, वसा के लिए एसीटेट और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोपियोनेट। एसीटेट, प्रोपियोनेट व ब्यूटाइरेट के एक अणु की पूर्ण उपापचय के पश्चात कितनी ऊर्जा एटीपी क्रम से प्राप्त होती है? एसीटेट से 8, प्रोपियोनेट से 14.5 और ब्यूटाइरेट से 20। APB 8 14.5 20, 8 14.5 20। रूमन में किण्वन से बनने वाले VFA एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट का अनुपात 7 अनुपात 2 अनुपात 1। APB 7 अनुपात 2 अनुपात 1। कौन हाई बाईपास प्रोटीन का उदाहरण है? कौन हाई बाईपास प्रोटीन का उदाहरण है? एक तो मक्का और ब्लड मील, फिश मील। मक्का 60%, फिदर मील 70 और ब्लड मील 80%। हाई बाईपास प्रोटीन। रोमन के जीवाणु होते हैं अविकल्पी अवायवीय। रोमन के जीवाणु अविकल्पी अवायवीय होते हैं। रूमिनेंट के भोजन में पाई जाने वाली ट्रू प्रोटीन का कितना हिस्सा रूमन को बाईपास कर जाता है? 40%। रूमिनेंट के भोजन में पाई जाने वाली ट्रू प्रोटीन का, रूमिनेंट के भोजन में पाई जाने वाली ट्रू प्रोटीन का कितना प्रतिशत हिस्सा रूमन को बाईपास कर जाता है? 40% हिस्सा बाईपास कर जाता है ट्रू प्रोटीन का। प्रोटीन का वह हिस्सा जो रूमिनल अमोनिया निर्माण के काम आता है। प्रोटीन का वह हिस्सा जो रूमिनल अमोनिया निर्माण के काम आता है। ट्रू प्रोटीन का 60% हिस्सा व एनपीएन का 100%। और रूमिनेंट में ट्रू प्रोटीन का रूमन को बाईपास 40% हिस्सा कर जाता है और रूमिनल अमोनिया निर्माण के काम आता है 60%। 40% बाईपास हो गया और 60% काम आएगा और एनपीएन 100% टूट जाता है। आदर्श रूमिनेंट राशन में कुल नाइट्रोजन का कितने प्रतिशत हिस्सा ट्रू प्रोटीन के माध्यम से जानवर को खिलाया जाता है? आदर्श रूमिनेंट राशन में कुल नाइट्रोजन का कितने प्रतिशत हिस्सा ट्रू प्रोटीन के माध्यम से जानवर को खिलाया जाता है? 85% हिस्सा ट्रू प्रोटीन के माध्यम से जानवर को खिलाया जाता है। प्राकृतिक बाईपास प्रोटीन, नेचुरल बाईपास प्रोटीन मक्का। गाय के रूमन का सामान्य तापमान 38 से 40 सेंटीग्रेड है। मिनी रूमिनेंट प्रोटोजोआ को कहते हैं, मिनी रूमिनेंट प्रोटोजोआ को कहते हैं। रूमिनल माइक्रोफ्लोरा आर आएगा ना, तो जीवाणु बैक्टीरिया। रूमिनल माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया को कहते हैं या जीवाणु को, फ्लोरा बैक्टीरिया। निम्न में से किस VFA का अवशोषण सबसे तेज होता है? सबसे कम होगा जिसका सबसे तेज होगा, जैसे ब्यूटाइरेट का 1 में पाया जाता 7 अनुपात 2 अनुपात 1, तो 1 APB B मतलब ब्यूटाइरेट अवशोषण सबसे तेज होगा ब्यूटाइरेट का। रूमिनल द्रव्य की ओस्मोलिटी ओस्मोस्फेयर, रूमिनल द्रव्य का ओस्मोस्फेयर 300 से 400। रूमन में बनने वाली अमोनिया को उपयोग में लेने वाला सूक्ष्म जीव, रूमन में बनने वाली अमोनिया को उपयोग में लेने वाला सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा इसमें। रूमन में बनने वाली अमोनिया को उपयोग में लेने वाला सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को तो फिर प्रोटीन बनाएगा, उसको बैक्टीरियोफेज काम मिलेगा। रूमन का सामान्य रेडॉक्स पोटेंशियल, रूमन का सामान्य रेडॉक्स पोटेंशियल -250 से -450 MV। रूमन का सामान्य रेडॉक्स पोटेंशियल -250 से -450 MV। गाय के रूमन में कीटोजेनिक व ग्लूकोजेनिक VFA का सामान्य अनुपात, गाय का रूमन में कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अनुपात 4:1, जिसमें कीटोजेनिक होता है 4 और ग्लूकोजेनिक होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमिनल अमोनिया का कितने प्रतिशत हिस्सा जीवाणुओं की प्रोटीन बनाने के काम में आ जाता है? 90% हिस्सा रूमिनल अमोनिया का जीवाणुओं की प्रोटीन बनाने के काम में आ जाता है। रूमंथी जानवरों में VFA से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 70%। रूमिनेंट जानवरों को VFA से ऊर्जा प्राप्त होती है। रूमिनेंट जानवरों में VFA का अवशोषण किस विधि से होता है? पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। रूमंथी जानवरों में प्रोपियोनेट के उपापचय के लिए आवश्यक
प्रोपियोनेट उपापचय के लिए आवश्यक विटामिन B12 और विटामिन B7। रूमिनेंट में प्रोपियोनेट के उपापचय के लिए आवश्यक B12 और B7। रूमंथी जानवरों को ज्यादा चारा खिलाने से दूध में फैट प्रतिशत बढ़ेगा। रूमिनेंट जानवर को ज्यादा दाना खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ेगी, प्रोपियोनेट बढ़ेगा और फैट में एसिटेट बढ़ेगा। रूमन में सर्वाधिक द्रव्यमान में कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? 10 जीवाणु होते हैं। बाईपास प्रोटीन के बारे में सत्य कथन। यह सीधे एबोमेजम में चली जाती है और बाईपास प्रोटीन का रूमन में किण्वन नहीं होता। ब्लड मील वेरी लो नहीं है, ये हाई बाईपास प्रोटीन है 80%। बाईपास प्रोटीन सीधे एबोमेजम में चली जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु शरीर में यूरिया चक्कर कहाँ चलता है? लीवर में चलता है यूरिया चक्कर। लीवर में निर्मित यूरिया का कितने प्रतिशत हिस्सा पुनः अवशोषित होकर लार में चला जाता है? 10%। वेरी लो बाईपास प्रोटीन, केसिन प्रोटीन जो 10% ये होती है। सबसे ज्यादा बाईपास होने वाली प्रोटीन ब्लड मील 80%, मक्का 60% और फीडर मील 70%। अधिकांश रूमिनल प्रोटोजोआ किस प्रकार के होते हैं? अधिकांश रूमिनल प्रोटोजोआ सीलिएट प्रकार के होते हैं और फंगस फ्लैजिलेट प्रकार के। प्रोटोजोआ सीलिएट प्रकार के होते हैं, प्रोटोजोआ सीलिएट प्रकार के। रूमिनल बैक्टीरियोफेज का कार्य, रूमिनल के बैक्टीरियोफेज का कार्य जीवाणुओं की प्रोटीन को पशुओं के लिए उपलब्ध कराना होता है। रूमिनल कवक फंगस का कार्य फाइबर युक्त भोजन के लिग्नोसेल्यूलोज बंध को तोड़ना। रूमिनल कवक का कार्य फाइबर युक्त भोजन के लिग्नोसेल्यूलोज बंध को तोड़ना होता है। अधिकांश रूमिनल कवक या रूमिनल फंगी किस प्रकार के होते हैं? फ्लैजिलेट प्रकार के होते हैं। रूमन का टेम्परेचर 6.5 से 6.8, एबोमेजम का टेम्परेचर रूमन का पीएच 6.5 से 6.8, एबोमेजम का पीएच 2 और लार की पीएच 8.2, रक्त की पीएच 7.4 और गाय के पेशाब की पीएच 7.5 से 8.5। विटामिन, खनिज, मेटलोएंजाइम, अग्रगामी पदार्थ। विटामिन, खनिज, मेटलोएंजाइम, अग्रगामी पदार्थ। विटामिन, खनिज, मेटलोएंजाइम, अग्रगामी पदार्थ। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील अडैक ए, डी, ई, के तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें। निम्न में से कौन सहक्रियाशील प्रभाव दर्शाते हैं? कौन सहक्रियाशील प्रभाव दर्शाते हैं? विटामिन ई और सेलेनियम सहक्रियाशील प्रभाव दर्शाते हैं। सिया सिनर्जिस्टिक प्रभाव। कॉपर के विपरीत कार्य करता है मोनोब्लेडिनम एंटागोनिस्टिक। क्रेजी चिक डिजीज किसकी कमी से? विटामिन ई। क्रेजी ई विटामिन ई की कमी से। पर्नीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से। एंटीपेलाग्रा फैक्टर विटामिन B3। कॉपर की कमी से होने वाली बीमारियां स्टेलिबुल एंजियोटिक नियोनेटल अटैक्सिया, दोनों। कॉपर की कमी से स्टेलिबुल स्ट्रेंजिबुल एंजियोटिक नियोनेटल अटैक्सिया और स्पेक्टल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअर में पैराकेरोसिस जिंक की कमी से और गाय में हाइपरकेरोसिस जिंक की कमी से। किस विटामिन की कमी से? बांझपन विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी का अग्रगामी पदार्थ कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी का अग्रगामी पदार्थ कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी का अग्रगामी पदार्थ, एक मिनट, विटामिन डी का अग्रगामी पदार्थ तो कोलेस्ट्रॉल से बनता है विटामिन डी और एसिटाइल को एंजाइम से बनता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से बनता है विटामिन डी। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। ग्लूकोज का अग्रगामी पदार्थ है प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट से बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है विटामिन सी। और जितने भी एक्सोस शर्करा जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, इनका अग्रगामी पदार्थ विटामिन सी होता है। विटामिन सी किससे बनती है? ग्लूकोज से। विटामिन सी ग्लूकोज से, गैलेक्टोज से, फ्रक्टोज से, मैनोज से
इनसे बनती है। हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन विटामिन डी। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में कौन सी धातु पाई जाती है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक, कार में जिंस या जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक। और ग्लूटाथियोन प्रोक्सीडेज एंजाइम में कौन सी धातु? ग्लूटो ग्लूटाथियोन ग्लूटाथियोन प्रोक्सीडेज एंजाइम में सेलेनियम। ग्लूटाथियोन प्रोक्सीडेज एंजाइम में सेलेनियम। ग्लूटाथियोन प्रोक्सीडेज एंजाइम में सेलेनियम। कार्बोक्सी एनहाइड्रेज में जिंक। विटामिन जिनमें सल्फर पाया जाता है? बायोटीन और थाइमिन, B1 और B7 में सल्फर पाया जाता है। भेड़ की ऊन में कितने प्रतिशत सल्फर? 4%। मुर्गियों में पेरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से, जो 2024 में पूछा गया था। मुर्गियों में पेरोसिस मैग्नीज की कमी से होती है, फोलिक एसिड की कमी से, बायोटीन की कमी से भी होती है। B12 में पाया जाने वाला खनिज कोबाल्ट। सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन विटामिन ए है। विटामिन D3 की सक्रिय अवस्था 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, CCF। 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल D3 की सक्रिय अवस्था है। किस विटामिन का संग्रहण स्टोरेज शरीर में नहीं होता? विटामिन ए का भी होता है, डी का भी होता है, ई का भी होता है, विटामिन सी का नहीं होता। एंटी एजिंग विटामिन सी को बोलते हैं, एंटी एजिंग विटामिन विटामिन सी को बोलते हैं। घोड़े में ट्राइंग अप कंडीशन विटामिन ई की कमी से होती है। कोलिन कोलिन एक विटामिन है, B4 को बोलते हैं कोलिन। और फोलिक एसिड को B9 भी कहते हैं। भेड़ में स्पेक्टल आई कॉपर की कमी से। हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात 2 अनुपात है। गाय में मिल्क फीवर कैल्शियम, मानव में बेरी बेरी B3, नहीं सॉरी, B3 से तो नियासिन होगा, और बेरी बेरी B1 से, मानव में बेरी बेरी B1। शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का भंडारण, शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का भंडारण स्टोरेज हाउस हड्डी होगी, और मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुर्गियों में पॉलीन्यूराइटिस B1 की कमी से किसे प्रो विटामिन ए कहा जाता है? किसे प्रो विटामिन ए कहा जाता है? बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए कहा जाता है। बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए कहा जाता है। सेलेनियम की कमी से, सेलेनियम की कमी से इल ट्रिप्ट सेलेनियम की कमी से होती है। और ब्लाइंड स्टेंगर सेलेनियम की अधिकता से होती है। ब्लाइंड स्टेंगर सेलेनियम की अधिकता से। एल्काली डिजीज सेलेनियम की अधिकता से। ब्लाइंड स्टिगर, डेगनाला आदि सेलेनियम की अधिकता से होती है। AB/D+ से होती है। ऊन में पूछ रहा है, नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात 5:1 होता है, और शरीर में भोजन में 10:1 होता है। ऊन में 5:1। गाय के रक्त में कैल्शियम की सामान्य मात्रा 8 से 12 mg/100 ml होती है, और फास्फोरस की 4 से 8 mg/100 ml होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कौन सी धातु? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कॉपर। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कॉपर पाया जाता है। एंजोटिक नियोनेटल अटेक्सिया कॉपर की कमी से होता है। और बाह्य कोशिका द्रव्य एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मुख्यतः पाया जाने वाला धनायन Na धनायन और Cl ऋणायन पाया जाता है। मूत्र के रास्ते उत्सर्जित होने वाला विटामिन सी है। पशु शरीर के लिए आवश्यक 22 खनिजों में से कितने प्रमुख खनिज? 7 प्रमुख है 22 खनिजों में से, जिसमें मेजर 7, माइनर 15। एंटी रेबीज विटामिन विटामिन सी को बोलते हैं। चिकन में क्रोलेटोय पैरालाइसिस विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। क्रोलेटोय पैरालाइसिस। UVB रेज की उपस्थिति में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन डी का। गाय में मिल्क फीवर की अवस्था में रक्त में कैल्शियम की मात्रा 4 mg/100 ml होगी, क्योंकि मिल्क फीवर में घट जाती है मात्रा, और 8 से 12 नॉर्मल होती है, तो 8, 12, 10 ये तो सही है। जो पूछ रहा, गाय में मिल्क फीवर की अवस्था में रक्त में कैल्शियम की मात्रा 4 mg/100 ml होती है। गाय में रक्त फास्फोरस की सामान्य मात्रा 4 से 8 mg/100 ml होती है रक्त में,
फास्फोरस की मात्रा। कैल्शियम और फास्फोरस का उत्सर्जन मुख्य मार्ग मल, मल के द्वारा कैल्शियम फास्फोरस उत्सर्जित होते हैं। शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन नहीं है। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन नहीं है। कैल्सिटोनिन तो है, विटामिन डी भी है, पैराथायरॉयड हार्मोन भी है, इंसुलिन नहीं है कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। पैराथायरॉयड पैराथार्मोन मुख्य कार्य है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, पीटीएच, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। और कैल्सिटोनिन हड्डियों में बढ़ाता है, रक्त में कम करता है। बीटी विटामिन विटामिन ई को कहते हैं। घोड़े में फास्फोरस की अधिकता से होने वाली बीमारी, फास्फोरस की अधिकता से घोड़े में ओस्टियोडिस्ट्रोफिया फिब्रोसा, ओस्टियोडिस्ट्रोफिया फिब्रोसा फास्फोरस की अधिकता से घोड़े में होती है। फैटी लीवर की समस्या को रोकने वाला विटामिन कोलिन है, जिसको B4 भी कहते हैं। विटामिन है कार्बनिक यौगिक है, विटामिन कार्बनिक या ऑर्गेनिक है, और खनिज इनऑर्गेनिक है कार्बनिक यौगिक। बाह्य कोशिका द्रव्य है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मुख्य रूप से पाया जाने वाला ऋणायन, क्लोराइड, नेक्स्ट अंतःकोशिका द्रव्य इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में मुख्य रूप से पाया जाने वाला ऋणायन, फास्फेट ऋणायन पाया जाता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। अंतःकोशिका ICF में मुख्य रूप से पाया जाने वाला धनायन पोटेशियम होता है और ऋणायन फास्फेट होता है। सुअर में पिगलेट एनीमिया आयरन की कमी से होता है, जिसमें से 2 से 4 सप्ताह में देखने को मिलता है। ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर क्रोमियम को कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर क्रोमियम को भी कहा जाता है। मैग्नीशियम के विरुद्ध कार्य करता है फास्फोरस और कैल्शियम। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, आयरन, Fe+2। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अग्रगामी पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है। विटामिन B3 का अग्रगामी पदार्थ ट्रिप्टोफैन, या नियासिन का अग्रगामी पदार्थ ट्रिप्टोफैन। थायरोक्सिन का अग्रगामी, थायरोक्सिन का अग्रगामी टायरोसिन। विटामिन सी, विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन B2 से विटामिन B2 कोर्टोई पैरालिसिस। विटामिन ई से ट्राइंग अप घोड़े में। विटामिन B7 से पैरेट वीक। विटामिन के से ब्लीडिंग डिजीज। सी से स्कर्वी, B2 से कोर्टोई पैरालिसिस, विटामिन ई से ट्राइंग अप, B7 से पैरेट वीक, के से ब्लीडिंग डिजीज। नेक्स्ट है आवश्यक अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन एवं अवशोषण। एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर क्रोमियम, ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर क्रोमियम कौन कीटोन बॉडी की श्रेणी में आता है, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट तीनों आते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय व अवायवीय ऑक्सीकरण में कितने एटीपी मिलती है, ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय में 32 और अवायवीय में 2। पॉलमेटिक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी एटीपी, 106, अब नया है, पहले ज़्यादा मिलती थी 129। ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। स्वर में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10, स्वर में 10, और दूध शर्करा है लैक्टोज। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितने गुना ज़्यादा ऊर्जा, 2.25 गुना ज़्यादा। मेलार्ड अपक्रिया के लिए कौन सा अमीनो अम्ल ज़्यादा संवेदनशील होता है, लाइसिन, लाइसिन अमीनो अम्ल मेलार्ड अपक्रिया के लिए संवेदनशील। सत्य कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिग्निन नहीं है सत्य, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है। डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है, डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है, तो इसमें डाइसेकेराइड का सेलाबायोज भी है, लैक्टोज है, माल्टोज है, रेफिजिनोज नहीं है, सुक्रोज भी होता है इसमें डाइसेकेराइड का उदाहरण, लेकिन डाइसेकेराइड रेफिनोज नहीं है। रुमंती जानवरों में कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद, रूमिनेंट में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद VAP बनते हैं। और भेड़ में अति आवश्यक अमीनो अम्ल मिथियोनिन है,
स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। हेक्सोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा के उदाहरण ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। गाय में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 0 होती है और पोल्ट्री में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10। पोल्ट्री में आवश्यक वसीय अम्ल, पोल्ट्री में आवश्यक वसीय अम्ल लिनोलेइक होता है। पोल्ट्री में आवश्यक वसीय अम्ल, पोल्ट्री सुअर में लिनोलेइक, लेनिक नहीं लेइक, 8 शब्द का लेइक और 9 शब्द का लेनिक, लेनिक नहीं होता, लेइक होता है पोल्ट्री में, लेइक, लिनोलेइक। बिल्ली में आवश्यक वसीय अम्ल एरिचिडोनिक एसिड, बिल्ली में अति आवश्यक अमीनो अम्ल टोरिन होता है, बिल्ली में अति आवश्यक अमीनो अम्ल टोरिन। इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, मिथियोनिन है, लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन नहीं है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण स्टार्च है। आवश्यक वसीय अम्लों की अधिकता से शरीर में विटामिन ई की कमी होती है। आवश्यक वसीय अम्लों की अधिकता से शरीर में विटामिन ई की कमी होती है। एक अणु ग्लूकोज के वायवीय उपापचय से प्राप्त नेट एटीपी की संख्या 32। एक अणु ग्लूकोज के वायवीय उपापचय से नेट एटीपी 32। एक अणु प्रोपियोनेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से एपी मतलब 8 14.5 और एसीटेट से 8। गाय में कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद वोलेटाइल फैटी एसिड। ब्लड शुगर ग्लूकोज को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेशेंट आरक्यू 1, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू 1। आवश्यक अमीनो अम्ल किसके लिए आवश्यक है? शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए। आवश्यक अमीनो अम्ल सामान्य वृद्धि के लिए। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण आवश्यक एवं गैर आवश्यक अमीनो अम्ल में किसने दिया? W.C. रोज ने दिया। आवश्यक अमीनो अम्लों को इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्लों को इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट, आवश्यक अमीनो अम्लों को शरीर में किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? भोजन से प्राप्त करते हैं आवश्यक अमीनो अम्लों। आवश्यक अमीनो अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है ट्रिप्टोफैन, एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन ये नहीं होंगे, ट्रिप्टोफैन होगा। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में उस दर से नहीं होता जो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए जरूरी होती है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गैर आवश्यक अमीनो अम्लों को डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड भी कहते हैं। क्रिटिकल अमीनो एसिड के बारे में असत्य। क्रिटिकल अमीनो एसिड जो सामान्यतः शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, सही है। भोजन में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। जो केवल पशु के शरीर में संश्लेषित